लेसन सेकंड, सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन विश्व राजनीति, भाग 1, 1500 वर्ड में समरी। कोई बात नहीं, कोई बात। तुम सुन, अरे सुन लो, मेरा रिवीजन हो जाएगा रे। तुम सुनते जाओ, एक बार मेरा रिवीजन हो जाएगा, उससे बात करेंगे। इस अध्याय में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में उभरते नए शक्ति केंद्रों का विश्लेषण किया गया। पहले विश्व राजनीति दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विभाजित थी, जिसे द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय यूनिपोलर बन गया, जिसमें अमेरिका प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। समय के साथ अन्य क्षेत्र और देश भी शक्तिशाली बनकर सामने आए, जिन्हें समकालीन सत्ता केंद्र कहा जाता है। इस पैराग्राफ का ये अर्थ निकला, बालक ध्यान दे कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो रूस और अमेरिका दो शक्तिशाली देश थे, लेकिन रूस 1991 में विखंडित हो गया, अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते केवल अमेरिका ही है, अमेरिका है शक्तिशाली, इसको डाउट नहीं है, इसका प्रभाव पूरे विश्व में है। लेकिन चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये भी कम शक्तिशाली नहीं है। इन्हीं देशों को हम क्या बोलेंगे, समकालीन विश्व में शक्ति के केंद्र। यूरोपीय संघ देखते हैं, यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ विश्व का एकमात्र राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए एक साझा आर्थिक और राजनीतिक ढांचा अपनाते हैं। मतलब यूरोप के बहुत सारी कंट्रियों ने एक यूनियन बनाया है, जो यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। आपस में व्यापार करते हैं, राजनीति की जो संधि करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं: संधि, साझा मुद्रा यूरो का प्रयोग कुछ देशों में, सारे यूरोप में नहीं लेकिन कुछ देशों में एक ही करेंसी का यूज करते हैं, इसको यूरो बोलते हैं। एकल बाजार, सिंगल मार्केट, कोई भी देश में कोई भी चीज़ बन रही हो, किसी भी देश में जाके बेच सकते हैं आपस में। मुक्त व्यापार और लोगों का आवागमन, एक दूसरे देश में जाना, व्यापार करना टैक्स फ्री है, या फिर बोलेंगे एक दूसरे का टैक्स नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सुगम हो गया है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में अभी भी पूर्ण एकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपस में बिजनेस का तो लेन देन खूब करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे में अभी क्या है, इनमें एकता नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ सदर्न साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हमारे दक्षिणी पूर्वी जो देश है ना, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन देशों ने एक संगठन बनाया जिसको आसियान बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का एक संगठन है, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर आदि देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ाना है। तो आपस में सहयोग करें, विकास करें सब मिलकर। आसियान की उपलब्धियाँ देखते हैं, क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि, आपस में एक दूसरे व्यापार करते हैं, टैक्स नहीं लेते तो व्यापार बढ़ गया। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा, हाँ, क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि, आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा। निवेश क्या होता है, जैसे महिंद्रा सेल्स के अंदर विदेशी कंपनियों ने पैसा लगाया, इसको निवेश बोलते हैं, विदेशी निवेश। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, मतलब किसी देश के अंदर यदि कोई राजनीतिक उथल पुथल है तो दूसरा देश जाके उसमें क्या शांति व्यवस्था स्थापित करता है। आसियान देशों ने आसियान तरीका, एशियन वे बनाया है, जिसमें आपसी सम्मान, सहमति और गैर हस्तक्षेप की नीति शामिल है। मतलब एक देश दूसरे का रेस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को सहायता करता है और एक दूसरे के टांग नहीं अड़ाता है। चीन के बारे में बात करते हैं। चाइना, चीन आज के समय में उभरती हुई महाशक्ति है। 1978 के बाद चीन ने आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई, जिसके उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। आज चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना बहुत शक्तिशाली देश है। चीन की प्रमुख विशेषताएं: तीव्र औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई, बड़े पैमाने पर निर्यात,
एक्सपोर्ट खूब करता है। चाइनीज़ माल तो देखते हैं हम, चाइनीज़ क्या आते हैं, मोबाइल आते हैं, चाइनीज़ ईयरफोन आते हैं, चाइनीज़ मांझा आता है, पतंगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइनीज़ आता है, गुड़िया भी चाइनीज़ आती हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक चाइनीज़ चीज़ आते हैं। अरे डेट आगे देख ले। और सैन्य शक्ति में वृद्धि, वैश्विक निवेश जैसे बेल्ट एंड रोड, पहले ये सेज जो कंसेप्ट है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का मतलब ये होता है हजारों कंपनियों को, सैकड़ों कंपनियों को एक ही जगह स्थापित कर दो, ताकि एक दूसरे से यातायात में समय बचे, पैसा बचे, और एक दूसरे कंपनी में जो भी व्यवहार होता है वो सामान्य गति से हो जाए। तो सेज का कंसेप्ट किसने दिया था? चाइना ने दिया था। चीन अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है और एशिया में उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद है भारत, इंडिया। भारत की एक महत्वपूर्ण उभरती हुई शक्ति है। भारत की अवस्था तेजी से विकसित हो रही है और ये विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे, युवा जनसंख्या है, आईटी और सेवा क्षेत्र में प्रगति है, सॉफ्टवेयर और आईटी प्रोफेशनल खूब है यहाँ पे। परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाते हुए सभी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए। आज भारत वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स आदि में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसका मतलब पैसा भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। रूस, रसिया, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अपनी स्थिति को पुनः मजबूत बनाने का प्रयास किया है। रूस के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन और सैन्य शक्ति मौजूद है। जापान, देखो जापान के बारे में दो चार चीज़ें बताता हूँ। अपना देश जब आज़ाद हुआ उस समय जापान हमारे देश से पूरी कंडीशन में था। जापान में आए दिन भूकंप आते हैं, परमाणु रिएक्टर फट गया उनका, उस देश के अंदर धरती नहीं है, डूंगर ही डूंगर है, और बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है। जापान पे दुनिया भर का कर्जा था कोई ज़माने में। जापान के लोग मेहनती है, ईमानदार है, रात दिन मेहनत की, आज वर्ल्ड पावर बन गया, वर्ल्ड बैंक को तो पैसा उधार देता है। तो भाई जापान तो जापान है। मेरी एक ही इच्छा है, यदि किसी देश में घूमने के लिए जाऊँ ना, जापान जाऊँगा, क्योंकि मैं जापान को देखना चाहता हूँ ये लोग वास्तव में 18 घंटे जॉब करते हैं क्या? 18 घंटे करते हैं लोग जॉब। और अपने इंडिया में बच्चे 5 घंटे 4 घंटे पढ़ने आते हैं, इसमें आधे घंटे तो इंटरवल हो गई, आधे घंटे इंटरवल हो गई, और बाकी टाइम में भी ऐसे मतलब ऐसे उदास से बैठे रहते हैं, अड़साई बैठे रहते हैं। इस उम्र में आलस से अच्छा नहीं है। तो जापान एक आर्थिक महाशक्ति है और हालांकि उसकी सैन्य शक्ति सीमित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया और आज यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के बम फेंक दिए। बर्बाद हो गया जापान, लेकिन ये अपनी हिम्मत के दम पे दोबारा उठ गया। जापान की विशेषताएं: उच्च तकनीकी विकास, मजबूत औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देता है। समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन। एक बात बताऊं, मैंने सुबह बात बताई थी, अमेरिका की सरेआम दादागिरी चलती है संसार में, ये अच्छी बात नहीं। मतलब देश सारे शक्तिशाली बन जाए ना फिर बढ़िया है, कोई किसी से नहीं दबेगा। एक शक्तिशाली होता है वो तो गरीब देशों को टिकने नहीं देता। आज का विश्व पूरी तरह से एक ध्रुवीय नहीं है। अमेरिका अब भी एक प्रमुख शक्ति है, लेकिन अन्य देश जैसे चीन, भारत, रूस, यूरोपीय संघ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार विश्व धीरे धीरे बहुध्रुवीय बन रहा है, मतलब पावर सबके पास आ रही है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुध्रुवीय व्यवस्था में कई शक्ति केंद्र होते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। इससे किसी एक देश का वर्चस्व कम हो जाता है और वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियों और संभावनाएं देखते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम इस देश में भुगत रहे हैं, इस वर्ल्ड में देख रहे हैं। समकालीन सत्ता केंद्रों के सामने कई चुनौतियां हैं। आर्थिक असमानता, एक देश है जो, देखो 3 प्रकार के देश होते हैं। विकसित देश, अमेरिका,
ब्राज़ील, चाइना, रसिया, जापान, नॉर्वे, बहुत सारे देश। एक होते हैं विकासशील, भारत, श्रीलंका, ये सब। एक होते हैं विकसित देश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल।